बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये स्पेशल आज़ाद कश्मीर भिंबर से। आपके इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए मैदान सजने जा रहा है और पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में वोटिंग होगी। 13 नशिस्तें हैं मीरपुर डिवीजन में, 3 अजला हैं। हम मीरपुर डिवीजन के अहम जिला भिंबर में इस वक्त शहर में मौजूद हैं। इसके पस मंज़र में जो मारूफ चौक है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि इंतखाबात के लिए जो अवाम में जोश खरोश पाया जाता है, जो उनकी तरजीहात हैं वो जान सकें, इलेक्शन कवरेज करें। जो यहाँ पर बड़ा मुकाबले होने जा रहे हैं उससे मुतल्लिक आपको आगाह करें और जो इलेक्शन में अपनी उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं उनकी राय भी आपके सामने लेकर आए। बड़ी सियासी जमातों के दरमियान दंगल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पीपल्स पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। इसके अलावा बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। भिंबर में जो बड़ा मुकाबला होने जा रहा है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी साहब का चौधरी तारिक फारूक साहब जो PMLN के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके दरमियान इससे कबल 2021 में भी मुकाबला हुआ था और कांटेदार मुकाबला था। इस मरतबा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी एंट्री डाली है एज ए थर्ड पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। सारा अहवाल आज के स्पेशल शो में हम भिंबर से आपको लिए लेकर आएंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या तवक्कुआत है मुख्तलिफ सियासी जमात और उम्मीदवारों से। सब कुछ आज के प्रोग्राम सच तो स्पेशल में भिंबर से मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फलक शेर। फलक शेर, क्या करते हैं? इधर ही बस भिंबर में काम में करता हूँ। वोट है आपका? जी। तो वोट डालते हैं? हाँ जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं 27 जुलाई को। जी बिल्कुल। तो किसको वोट देने जा रहे हैं? नून लीग को इंशाल्लाह। फिर नून लीग को? जी, चौधरी तारिक फारूक। ओके, आप किसको वोट दे रहे हैं? सर अभी तक तो मैंने नसर नहीं किया किसी को वोट देने का। तो जल्दी फैसला कर ले। फैसला कैसे करें? जो भी पार्टी आती है अपने वो लालच के लिए आती है। हमारे दादा और परदादा भी, वालिद साहब भी, मैं भी वोट डालते रहे हैं। मैं भिंबर जानी का हूँ, पटुम वाला पुल मेरा घर पे उधर। तो इन लोगों से मैंने कोई कुछ भी नहीं लिया आज तक। फिर एक पार्टी आई है, उनसे बोला मैंने मेरे घर पे मीटर नहीं है, वो मीटर लगा दो यार। तो वोट मेरे 8 वोट है, हर वक्त मैं आपको देता हूँ जो भी पहले आता है। तो इन लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप नहीं जवाब देते तो हमने कौन सा जवाब देना। इलेक्शन की गहमा गहमी है। जी सर। बताइएगा, वोट डालते हैं? जी इंशाल्लाह डालते हैं। तो किसको वोट दे रहे हैं? हम शुरू से नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इस वक्त भी इंशाल्लाह नून लीग की हमारे साथ। तो बड़ा मुकाबला होने जा रहा है चौधरी तारिक फारूक और चौधरी अनवारुल हक साहब का। जी सर। तो पिछली दफा तो अनवारुल हक साहब जीत गए थे, इस दफा चौधरी तारिक साहब का चांस है या? इंशाल्लाह 100% से तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% कह सकते हैं कि चौधरी तारिक फारूक साहब है। उसकी क्या बड़ी वजह जो आप कह रहे हैं? कि उन्होंने काम बहुत कराए हैं भिंबर शहर। जी सर। तो लोग जो हैं वो काम देखकर वोट देते हैं, नारे को देखकर वोट देते हैं या बरादरी को आगे रख के वोट देते हैं? नॉलेज पे रख के अगर वोट की बात की जाए, क्योंकि चौधरी तारिक फारूक साहब ने भिंबर में बहुत तरक्की की है। रोडें बनाई हैं, टेक्निकल कॉलेज बनाए हैं, पुल वगैरह बनाए हैं, लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम की हैं। इसलिए वोट देंगे? जी इसलिए हम वोट। आप बताइए, कोई कैंडिडेट खड़ा है वैसे PTI? जी PTI की तरफ से आसम महमूद चौधरी साहब हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं भिंबर PTI के। तो इंशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट आए या PTI की हमायत से आए, हम वोट उनको ही देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। वोट हो रहे हैं, पहले मरहले में मीरपुर, भिंबर और कोटली में वोट पड़ रहे हैं। नौजवानों से भी गुफ्तगू करूँ, आप बताइएगा क्या तरजीहात होंगी आप लोगों को वोट देते हुए? ज़ात बरादरी पे वोट पड़ता है, कारकर्दगी पड़ता है, नज़रिए पे पड़ता है या पार्टी की बेसिस पे पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जहाँ पे जितना भी वोट कास्ट होता है वो शख्सी होता है। अच्छा, ठीक है जी। उन लोगों को वोट ना दें जो इस रियासत के भी हकदार हैं और वो हकदार नाहल लोग हैं, हकदार नहीं हैं। उन लोगों को वोट दें जो हमारे माशरे को, हमारे शहर को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को सेफ करें। सेफ वही करेगा जो हम लोगों ने इससे पहले सिर्फ 2 कैंडिडेट रखे हुए थे, अनवार साहब, तारिक फारूक साहब। अभी भी खड़े हुए हैं? अभी भी खड़े हैं। ये सबसे अच्छा मौका होता है इलेक्शन में कि आप अपनी राय दही जो है ना, अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, इसके अंदर सबसे कम मौका ये है, लेकिन इखलाक, प्यार और मोहब्बत के साथ। बहुत अच्छी बात। ठीक है, हम एक जगह पे रहने वाले हैं, खुशी गमी में शरीक होने वाले हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। दूसरी बात, उस कैंडिडेट को हमने वोट देना है जो हमारे मुस्तकबिल के, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। बेहतरीन बात की आप बताएं।
मेहरबानी जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपको बिम्बर में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। हकायक तलख होते हैं ना, वो बंदे को बयान करने चाहिए। ये जो 5 साल गुजरे हैं, ये भरपूर मौका मिला साबिक वज़ीर अहमद साहब को, पीटीआई के कैंडिडेट थे। ये जिस्म उसकी मानत है, आपने मैंने वापस करना है ना। अभी जो सर 10 सूरत हाल है ना, आप जातला से शुरू हो जाए, पिथो रानी तक चले जाएं। अगर तारक फरूक साहब को माइनस कर दें, बिम्बर में जितने काम हुए हैं, कश्मीर प्रेस क्लब की बिल्डिंग, टेक्निकल कॉलेज, स्टेडियम, मैं उनके खिलाफ भी रहा हूँ ना, सब कुछ मैंने देखो, मैं सिटी के राउंड अबाउट हूँ। उनको अगर माइनस कर दें, इधर कुछ भी नहीं है। अभी जो करंट सिचुएशन है, किसी भाई दोस्त की दिलजारी और बंदे को हक है वोट देने का। मेरी जो जाती राय है, अब मैं आपके शोबे से रिलेटिव 4-5 बार कश्मीर प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, अभी भी कश्मीर टाइम के साथ। इस वक्त जो सरहद सूरत हाल है ना, जाती है मेरी सिटी के वाले से, हल्के के वाले से 20-25 हज़ार की लीड से तारक फरूक साहब इलेक्शन जीत चुके। वो तो खैर अब, लेकिन 27 जुलाई को वोटिंग हो किसके हो? पता चल जाएगा। मैंने कहा मेरा भी आपके शोबे से तल्लक है ना। हाँ, बड़ी मेहरबानी। बाकी जो सूरत हाल है, हर बंदे को हक है। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे भिंबर में जितने भी काम हुए चौधरी तारक फरूक साहब ने करवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा अनवार साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने भिंबर के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, किसी भी अगर कौम को आपने तरक्की देनी है ना, तो आपने उसके नौजवानों को उठाना है। बदकिस्मती से हमने जो देखा है आज तक, हमें तो ऐसा कोई लीडर नज़र नहीं आया। अभी जो डॉक्टर ज़हीर साहब हैं, आज साहब के भाई हैं, कम से कम 3000 प्लस बंदे वो बैरून मुल्क जो है ना वो सेटल करा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो नौजवानों की है। तो मेरे ख्याल में आप नौजवानों को उठाएं तो आपका इलाका, आपकी सड़कें, ये कोई बड़ा मसला नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम बाहर हैं, हमने देखे हैं, बैरून मुल्क हमने देखे हैं, वो बंदे हमसे बहुत आगे हैं। तो मेरे ख्याल ओवरसीज होते हैं? मैं ओवरसीज़ हूँ। तो चौधरी आज साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? वोटिंग होने जा रही है, आप भी वोट देते होंगे, जाहिर बात है वोट देना चाहिए। हमारा फर्स्ट टाइम है वोट का। आपका फर्स्ट टाइम? जी जी। जैसे पहले वोट नहीं बना था? नहीं, फर्स्ट टाइम है हमारा। वोट चौधरी आसिम महमूद, जिला बिम्बर। इंशाल्लाह वोट आसिफ को देंगे। पता है इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो कुछ मुझे गहमा गहमी तो नज़र आ रही है। आप वोट डालते हैं वैसे रज़ाक साहब? हाँ, वोट तो लाजमी डालते हैं जी। ये तो मतलब किसी का हक होता है, वो लाजमी डालना चाहिए। तो ये मुझे बताएं, कश्मीर में आम तासुर इस्लामाबाद में बैठ के हमें बताया जाता है ज़ात बरादरी पे वोट डाला जाता है, या नज़रिए पे वोट डाला जाता है, या सियासी जमात को दिया जाता है, या शख्सी वोट है। आप किस बुनियाद पे वोट देते हैं? की आपको बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली जो है ना, दो ही मतलब मेन यहाँ पे लीडर हैं, अनवारुल हक साहब हैं और तारिक फरूक साहब हैं। और मोस्टली जो है ये बरादरिज्म भी यहाँ पे है और शख्सी वोट भी होता है, दोनों होते हैं। अच्छा जी हाँ। इस दफ़ा किस बुनियाद पे वोट पड़ने जा रहा है? आपका क्या? देखें, एज यूजल है, ये कोई ऐसा चेंज नहीं है, एज यूजल है। बरादरिज्म भी है और शख्सी बुनियाद पे भी वोट होता है, दोनों तरीके यहाँ पे। कारकर्दगी मतलब किस हवाले से कारकर्दगी? काम करना, जैसे अब जाहिर बात है बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ, 2021 में भी इन्हीं दोनों शख्सियात का आपस में टाकरा हुआ था, उसके बाद अब 2026 में भी टाकरा होने जा रहा है। तो लोग जो वोट डालते हैं तो कारकर्दगी देखते हैं कि उन्होंने अपने 5 साल में क्या किया, या देखें, आम आदमी जो है ना, कहीं का भी लगा लें, पाकिस्तान का लगा लें, कश्मीर का लगा लें, जो स्कूल इवन सिरे से नहीं गया हुआ ना, मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी कारकर्दगी उसके जहन में लाजमी होती है। लेकिन कई मजबूरियाँ होती हैं, बरादरिज्म है, मतलब रिश्तेदारियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किस बुनियाद पे वोट देते हैं? मैं तो इंशाल्लाह दूंगा वोट, क्या कहते हैं, एक जो अंदर का एक ज़मीर होता है ना, उसके मुताबिक। हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहिए? मेरा ख्याल है इसको शेयर करना जो है ना, मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता। सही कह रहे हैं, ये एक सीक्रेट होता है, अपनी अमानत होती है, लेकिन वोट जरूर देना। आप देखें ना, जहाँ पे वोट डलता है वहाँ भी उन्होंने पर्दा लगाया होता है, तो उस पर्दे की बेहुरमती हो जाएगी अगर मैं इस वक्त बात कर लूँ। अगर तो वो ना लगाएं, सबके सामने वोट हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जहन बनाया हुआ है, सारी बात है, वो तो दिल अंदर वाला मानता है ना कि किसको दें, उसके अलावा तो मतलब बंदा आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। वोट हो रहे हैं 27 जुलाई को भिंबर में, जी जी, तो वोट डालते होते हैं? वोट डालते हैं जी। तो इस दफ़ा वोट किस बुनियाद पे डाल रहे हैं? बरादरी की बुनियाद पे, शख्सियत की बुनियाद पर, नज़रिए की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर? नहीं, वो वोट जो है ना, वो हमारा जो है ना मसला सब घर वालों का, बड़े जिधर डालेंगे उधर ही हमने डालना है। हाँ, तो आप तो माशाल्लाह खुद बड़े हैं आप। नहीं, वो बाकी वो तो बड़े हैं, हम बड़ों के लिए हम छोटे ही हैं। बाकी जिधर बड़े भाई हैं वो जिस तरह वो बोलते हैं उसी तरह होता है। आप वोट देते हैं जी?
जी देते हैं, क्यों नहीं देते? आप भी भाई से पूछेंगे इनकी तरह या खुद से फैसला करेंगे? नहीं, हम तो अल्लाह वास्ते वोट देते हैं जिसको देते हैं। तो अल्लाह वास्ते किन्नू दे रहे हो वोट? अल्लाह वास्ते किसको वोट दे रहे जब अंदर जाएंगे सनोकड़ी के पास फिर सोचेंगे भाई किसको डालना है। हो? ये अच्छी बात है। वैसे आपने जो है वो अभी तक मोहतात हैं कि उधर पहुंच के फैसला करेंगे। पहुंच के फैसला करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह दे हुक्म ना। और वैसे पिछली दफा भी वोट दिया था 2021 में, हाँ 21 में दिया वो था, तो बता दे किसको दिया था। नून लीग को दिया था। अच्छा, फैसला नहीं किया नून लीग ने? अभी नहीं फैसला किया। यानी अभी फैसला नहीं किया, जब वो बैलेट बॉक्स के करीब जाएंगे तो फिर फैसला करेंगे कि किसको वोट डालना है। लेकिन ये अच्छी बात है कि चाहे रिक्शा चलाने वाला है या उसके साथ साथ ही खड़ा है, वोट की जिम्मेदारी और उसको डालने के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने वोट भी डालना है और इनकी जिम्मेदारी भी है। दीगर लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ, तो गहमा गहमी भी हम देख रहे हैं, नौजवान भी हैं, बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ वोटर्स हैं। पिछली दफ़ा भी अच्छा वोट पड़ा था। इस दफ़ा जो है वो तिकोनी फाइट है, PMLN है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और आज़ाद उम्मीदवार है अनवारुल हक साहब। क्या आप देख रहे हैं और ख़ुद किसको वोट देने जा रहे हैं और किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? यहाँ पे मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है, लोगों के अंदर बहुत शऊर है और लोग बड़े पुरजोश हैं वोट देने के लिए और कंपटीशन बहुत सख्त है यहाँ पे। किन बुनियादों पर जो है लोगों को अपना बयानिया दे रहे हैं यहाँ के उम्मीदवार? काम के हवाले से कह रहे हैं, नज़रियात के हवाले से कह रहे हैं, किस हवालों से कह रहे हैं? जो पुराने उम्मीदवार हैं, मसलन अनवारुल हक साहब हैं या तारक साहब हैं, उनके पास बयानिया कोई नहीं है क्योंकि लोग उनसे मुतनफ़र हैं। इस वक्त लोग एक आज़ाद उम्मीदवार है चौधरी आसफ है, इस्तेकाम पार्टी के प्रोफेसर एजाज साहब हैं, लोगों की तवज्जो उस तरफ है ज़्यादा। अवाम जो है वो इस दफ़ा पुरजोश है तब्दीली के हक़ में कि ये पुराने चेहरे हैं, इनसे लोग तंग आ चुके हैं क्योंकि पिछले 30 साल से अगर देखें 96 से लेकर तो 20 साल इक़्तिदार में रहे हैं तारक साहब और 10 साल इक़्तिदार में रहे अनवार साहब। तो ये बड़ा टाइम होता है, लोगों ने देख लिया इनको कि ये कितना लोगों के साथ इनका है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही है, आप समझते हैं कोई अपने लिए स्पेस क्रिएट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे क्योंकि जो इस्तेकाम पार्टी ने LA7 में जिस शख्सियत को टिकट दिया है वो इंतहाई शरीफ और नफ्स आदमी है, एजुकेटेड आदमी है और वो एक अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं और लोग उनको धड़ाधड़ उनके साथ शामिल हो रहे हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह जी इस्तेकाम वोट बना हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वोट देने जा रहे हैं? जी सर इंशाल्लाह। किसको दे रहे हैं? जी चौधरी तारक फारूक साहब को। तारिक फारूक साहब को दे रहे हैं। अच्छा, तो किस बुनियाद पर दे रहे हैं? सर अगर देखा जाए तो काम के हवाले से देखा जाए तो तारक फारूक साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे पुल हैं, जो सड़कें हैं और इसके अलावा टेक्निकल कॉलेज हो गया और जनाब यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये तो हमारे तारक फारूक साहब ने दिया है। जबकि हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब जो कि इस वक्त इस्तेकाम पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास तो वो 2.5 साल तो वज़ीर-ए-आज़म रह के भी कुछ नहीं कर सके सर। आज़ाद लड़ रहे हैं लेकिन जो है ना उनके पास कुछ नहीं है इस दफ़ा, इसलिए हम जो तारक फारूक को वोट देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली क्या हाल है? खैरियत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो बड़े इलेक्शन देखे होंगे कश्मीर के। जी सर। दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, ये आ गए हैं। तो वोट दिया था पहले ही वोट देते रहे हैं, इस दफा भी दे रहे हैं? इस दफा भी देंगे। तो किस बुनियाद पे वोट देते हैं? देखो जी मेरी सीधी बात है कि मेरा कायद है नवाज शरीफ। अच्छा, क्योंकि जो काम नवाज शरीफ ने किया आज ने किसी ने किया, सबसे बड़ा काम मेरी ये जितने भी लीडर हैं सिर्फ लीडर है तो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने आदमी धमाका किया, इनको इतना नहीं पता कहते फलाने ने किया। राहल अपना फील्ड मार्शल आर्मी की तो बात ही ना करें, आर्मी हमारी बहुत अच्छी आर्मी है, आर्मी के सिर पर हम बैठे हुए हैं और हक लाल की रोजी कमा रहे हैं। लीडरों की बात है, नवाज शरीफ खानदान पूरा अच्छा है। हमने वोट दिया आज तक मुस्लिम लीग को और हमेशा ही देते रहे हैं। किस वजह से? नवाज शरीफ की वजह से। अभी यहाँ की क्या बता तारक फारूक है यहाँ, मैंने तारक फारूक को 2-3 दफ़ा जमाया, तारक फारूक हमारे काम नहीं करता। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा हाफिज अब्दुल सत्तार साहब। आप उम्मीदवार हैं LA7 भिम्बर से, जमात इस्लामी पाकिस्तान। इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि इंतखाबी मुहिम किन खतूत पर ये चला रहे हैं और इनका अपने हल्के के अवाम के लिए क्या पैगाम है। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक है। इंतखाबात इंशाल्लाह 27 जुलाई को होने जा रहे हैं भिम्बर में। जी इंशाल्लाह। आपकी क्या तवक्कुआत है? इंशाल्लाह अच्छी तवक्कुआत हैं
बाकी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम मैं ये LA7 में ये कंडक्ट कर रहा हूँ, तो उमूमी तौर पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, या यूँ कहना चाहिए जो फेलियर है, जो हमारी आवाम के जो मसाइल हैं उनको पिछले ऑलमोस्ट ये 41 सालों में हमारे लीडर्स हल नहीं कर सके, और ख़ुसूसन इस हलके में जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की वो भी पूरी नहीं हो सकी। तो उस वजह से जहाँ भी हम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आवाम की तरफ से है, और लोग इस सिस्टम से अब थक चुके हैं, उकता चुके हैं। अब वो इस सिस्टम में तब्दीली चाहते हैं, लेकिन जो हमारे जागीरदार हैं या जो हमारे लीडर्स हैं, जो यानी विरासती जो सियासत कर रहे हैं, उन्होंने अवाम को इस तरह जकड़ा हुआ है सिस्टम में, और इस यानी सियासत को सियासत समझ के नहीं बल्कि मुखालफत और पता नहीं किस किस अज़ाइम से वो सियासत कर रहे हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है कि हम एक साफ़ सुथरी साफ़ शफाफ सियासत जो सियासत के तौर पे हम करें, उसको इंशाल्लाह हम उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। वो इंशाल्लाह 27 को आवाम जो है वो इसका इजहार भी करेगी और वो सबको पता भी चलेगा इंशाल्लाह। आप अपनी दो अवाम को बदल दो निजाम को, हक दो अवाम को बदल दो निजाम को, हल सिर्फ जमाते इस्लामी, हल सिर्फ जमाते इस्लामी। हाफिज साहब, आप अपनी जो कैंपेन है वो किस तरह चला रहे हैं? डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ देहात है वहाँ जाकर लोगों को अपना पैगाम दे रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं? ज़्यादा तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर कैंपेन है, और बाकी रैलियाँ भी हमारी निकली, जलसे भी छोटे लेवल पे, कॉर्नर्स मीटिंग भी, यानी जो हमें मुनासिब तरीका जिस इलाके के अतबार से लगा उसको हमने किया है। लेकिन दूसरी सियासत से, बिल्कुल रवायती सियासत से हट के कि जो नहीं होनी चाहिए, और ख़ुसूसन हमारे इन हलकों में जो आवाम के मसाइल हैं उनको इस वक्त जो है वो मसाइल को सलूशन की तरफ लाके उनको कैश किया जा रहा है। आपके पास क्या सलूशन है इस हल्के के दरीना मसाइल के हल के हवाले से? मेरा ये ख्याल है कि कोई मैदान भी हो इस वक्त हमारे इस हलके में, वो तालीम का मैदान हो या आवाम के, यहाँ सबसे बड़ा हमारा मसला जो है लोकल लेवल पे है, पानी का मसला है। करोड़ों रुपए लग चुके हैं, बजट हर दफ़ा लगते हैं, लेकिन बिम्बर के पानी का मसला हल नहीं हो सका। और ख़ुसूसन आज जो पानी का दूसरा मसला है, आज आपके सामने बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, हमारे नाले भरे हुए हैं, वो घरों के अंदर तक पानी जा रहा है, यानी जहाँ की पानी की ज़रूरत है वो मसला हल नहीं हो रहा, और जहाँ पानी की निकासी की ज़रूरत है वो मसला भी हल नहीं हो रहा। सीवरेज पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, लेकिन वो वल्लाहु आलम उसकी वो सीवरेज का हम पाइप लाइन ढूंढने में अभी तक नाकाम है कि वो कहाँ है। इसी तरह यानी हमारे पास सोल्यूशन है सेहत के एतबार से कि जितना बजट है, अगर इसको ईमानदारी से, मेरा अपना ये ख्याल है कि नए ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है। जो बजट है अगर उसको हम प्रॉपर यूज़ कर लें, और वो अगर हमारी सियासत की नज़र से थोड़ा सा साइड पे हो जाए, हम उसको सियासत की नज़र ना कर दें, तो जितना बजट सियासत सेहत का है उसमें नई मशीनरें, और मसलन मिसाल के तौर पे MRI और बड़ी बड़े लेटेस्ट इक्विपमेंट हम ला सकते हैं उससे, और सारे लोगों को मेडिसिन किसी वज़ीर के या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बच्चों को नहीं, बल्कि हर बंदे को जो है वो बजट इतना है कि फ्री मेडिकल और फ्री दवाइयाँ मिल सकती हैं। हाफिज साहब, एक और सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। जमात इस्लामी का अपना एक नज़रियाती वोट बैंक है, आप ऐसा क्या पैगाम लेकर आएँ कि जो आपके नज़रियाती वोट बैंक के अलावा जो लोग हैं जिनको हम फेंस सिटर्स कहते हैं, खामोश वोट, वो आपको वोट दें? हम ये कोशिश करेंगे कि ये करप्शन से पाक हो, और लोग, दूसरा ये है कि एक बड़ा आसान सा एक विजन है हमारे पास कि जिससे लोगों को सहूलत मिले, वो कोई शोबा हो। हम सियासत इस एतबार से नहीं करेंगे। हमारे बड़े बड़े लीडर्स बड़े बड़े लेवल के हैं, LA7 के, और बड़े सीनियर मोस्ट वो वज़ीर भी और प्राइम मिनिस्टर तक भी हमारे लोग, प्रेसिडेंट तक भी गए हैं। लेकिन मसला ये है कि एक रवाज है कि एक बंदे ने वोट आपको नहीं दिया, आप उसकी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये किस लेवल की सियासत? आपका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई एजेंडा नहीं कि हर आज़ाद बंदे को आज़ाद करें, उनको राइट दें कि वो अपनी पूरी जो है वो अपनी राय का इस्तेमाल कर सकें। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका फर्स्ट टाइम, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमसे गुफ्तगू करते राजा हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, जवान साल हैं, पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, जमात इस्लामी का बैनर है, इनका पैगाम आपने सुन लिया। दीगर उम्मीदवारों से भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनके पास हल्का LA7 भिम्पर के मसाइल का
क्या हल मौजूद है, सब कुछ प्रोग्राम सच तो स्पेशल में मेरे साथ रहिए। AI और IIT की कटिंग एज ट्रेनिंग से बनाओ अपना मुस्तकबिल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर नेवटेक हवावे टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के इश्तराक से लॉन्च कर रहा है हवावे सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। माहिर इंस्ट्रक्टर्स की जेर निगरानी हवावे क्लाउड टेक्नोलॉजीज की जदीद तरीन ट्रेनिंग, अंदरून मुल्क व बैरून मुल्क पुरकशिश रोजगार की जमानत। क्लाउड AI एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान आज ही nsis.navtech.gov.pk पर अप्लाई करें। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज के LA7 भिम्बर से कैंडिडेट तारिक फारूक साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद कश्मीर के, और मुतअद्दिद बार यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, और इस मरतबा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका, अब तशरीफ लाए। बस अब तो चंद दिन रह गए हैं और पहले फेज़ में भिम्बर में इलेक्शन हो रहा है, तो आप किस तरह अपने चांसेस देख रहे हैं? आपके मद्दे मुकाबिल रिवायती हरीफ अनवारुल हक साहब भी हैं जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, फिर नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस दफ़ा मैदान में है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। किस तरह अपने चांसेस को आप एवेलुएट कर रहे हैं और आपका क्या पैगाम है भिम्बर की आवाम के लिए? देखें, ये जो भिम्बर का हल्का है, इसमें पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और फिर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये जमाती पॉलिटिक्स करती आ रही हैं ओवर द ईयर्स, कई दाइयों से। और उसमें पहले मेरे वालिद मोहतरम जो है वो पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया और मैंने पहले जो है वो 6 इलेक्शन लड़े हैं, 4 मैंने जीते हैं। और अनवारुल हक साहब के वालिद साहब से भी मैंने इलेक्शन जो है वो जीता हुआ है 1996 से। अच्छा। तो उस वक्त मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था। अब जो है वो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब आज़ाद जम्मू कश्मीर बनी तो तब से लेके मैं उनका अहदेदार भी हूँ, और पिछली हुकूमत में मैं सीनियर मिनिस्टर था फारूक हैदर साहब के साथ। अभी जो सूरत हाल है हल्के की, वो तो इसलिए बहुत अच्छी है मेरे हवाले से। मैं अपने हल्के के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस राज़ हुसैन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो साबिक़ सदर रियासत हैं, कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो शिरकत अख्तियार की, और राना साहब उन्हें जो है वो लेके आए पार्टी में। तो उनका एक बड़ा वोट बैंक है जो उनकी अपनी बरादरी का भी है, और उनके अलावा जो है वो मुख्तलिफ बरादरियों में उनकी बड़ी से है। यहाँ पे लोग उनको बड़े एहतराम से देखते हैं, वो भी बड़े ख़ानदानी पॉलिटिक्स में बड़े अरसे से। तो उस वजह से जब वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए तो यहाँ पे इलेक्शन जो है यकतरफा हो गया। अनवर साहब के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। हालांकि अभी जो वसीयत मेंबर असेंबली उन्होंने फैसला छोड़ चुके उनके दोस्त हैं, तो उनसे 18 करोड़ रुपये डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोकल गवर्नमेंट के फंड्स भी वो लेके आए यहाँ पे। अभी वही माल बेच रहे हैं और गलियाँ बना रहे हैं और नलके दे रहे हैं और लोगों के वोट खरीदना चाह रहे हैं। यहाँ सर वोट कतकलामी माजरत किन बुनियादों पर आवाम देती है? भिम्बर की कारकर्दगी पे देती है, जमाती वाबस्तगी से देती है, शख्सियात को देते हैं, या ओवरऑल क्या उनकी तरजीहात होती हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको गुजारिश करूं कि पिछली दफ़ा अनवारुल हक साहब ने एक बयानिया बनाया था कि मुझे मौका नहीं मिला तो मैं काम करूंगा। वो बयानिया उनका पिट गया उनके किरदार की वजह से, उनके ऐसा अमल जिसकी वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार और फसाद पैदा हुआ और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई। 4 वज़ीर आज़म बदले। जो पहली दफ़ा जब वो, ये भी इतफाक़ है, जब पहली दफ़ा वो MLA बने तब भी 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, और अब भी उन्होंने 4 वज़ीर आज़म जो है ना वो उन्होंने देखा। तो वो आज़ाद कश्मीर में जो जमाती पॉलिटिक्स है, नज़रियाती पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी की पॉलिटिक्स है, उसको नुकसान पहुँचा उनके दौर में। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ लोगों का अटैच है। हमारा ये जो पंजाब की साथ है मुल्का देहात हैं, वो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट से मुस्तफ़ीद होते हैं। मेरे DHQ में आप जाएँ तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने मरीज़ हैं वो मुल्का देहात से, क्योंकि पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारी ज़िला भिम्बर की आबादी जो है वो 5 लाख के करीब है, और इस हल्के की आबादी जो है वो तकरीबन 1,75,000 के करीब है। बड़ा हल्का है, 1,30,000 वोटर है यहाँ पे अभी जो है।
تو میں تو توقع کر رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے بڑی تعداد میں ان کے ساتھی میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور میرے اپنے ساتھی مجھے کوئی چھوڑ کے نہیں گیا پچھلے 5 سالوں میں. تو لوگ نظریاتی لحاظ سے اور جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے. ایک شخص ہے جو دھڑے کی سیاست کرتا ہے, اس کا نام انوار الحق ہے اور اب وہ دھڑام سے گرنے والا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائے گا, نوجوان بھی بہت زیادہ اس دفعہ رجسٹر ہوئے ہیں, میں دیگر جگہوں پر بھی کیا, جو نئے ووٹرز ہیں ان کو آپ اپنی طرف کس طرح راغب کریں گے؟ کیونکہ ان سے جب میں نے گفتگو کی تو میں فیڈ بیک بھی آپ کے سامنے لوں, وہ تبدیلی کے خواہاں ہیں. وہ کہتے ہیں طارق صاحب ہو گئے, انوار صاحب ہو گئے, برسا برس سے جیت کر آ رہے ہیں. بلکہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ نے جب میں نے پوچھا کہ جب اتنے بڑے جو ہے انتخابی میدان میں پہلے سے شخصیات موجود ہے تو آپ کے چانسز, ان کا میں سسٹم کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑ کر جیتوں. جماعت اسلامی انفارچونیٹلی جو ہے نا آزاد کشمیر میں کارکردگی نہیں دکھا سکی. ابھی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ انہیں ملے ہیں. جماعت اسلامی نے کبھی بھی یہاں پہ ہزاروں میں ووٹ نہیں لیے ہر الیکشن میں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کی باتوں کے اوپر میں کوئی تبصرہ کروں. وہ قابل احترام ہے میرے لیے. جہاں تک تعلق نوجوان نہیں یار استحکام پاکستان پارٹی کا, وہ بھی نئی پارٹی ہے. ایک پروفیسر صاحب آئے ہیں, وہ بھی روٹھے ہوئے ہیں اپنے عزیزوں سے, اپنے رشتہ داروں سے. اچھا, اس بنیاد پہ وہ آئے. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے, بھمبر کا نوجوان جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے. پچھلے 5 سال میں ان نوجوانوں نے انوار اللہ کو پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ووٹ دیا اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, اور یہ پی ٹی آئی بھی چھوڑ گیا اور کام بھی کوئی نہیں کیا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز جو ہے نا جاب کی کریٹ نہیں کی, بلکہ جو اپرچونیٹیز ملی ان کو بھی جو ہے وہ فل نہیں کیا اور لوگوں کو جو ہے ملازمتیں نہیں دی. تو وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں. ہم تو نوجوانوں کے قرضے بھی دینا چاہتے ہیں, لیپ ٹاپ بھی دینا چاہتے ہیں. ڈنڈے اور کلاشنکوف کی بجائے ہم انہیں جو ہے وہ لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں اور اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں, اور پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں آپ بھجوانا چاہتے ہیں. یہاں کے نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور علمی استعداد ان میں بہت زیادہ ہے. ایک اس لحاظ سے جو فرسٹریشن ہے اس کو صرف مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے مینیفیسٹو ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو انگیج کر سکتی ہے, اور لوگ اس وجہ سے اعتماد کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت نے ابھی دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہو دانش اسکول کی بلڈنگ جو بن رہی ہے جی, تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو ایک ویژن تھا اس کے مطابق انہوں نے یہاں پہ اس چھوٹے سے علاقے میں جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا اتنا چھوٹا سا ایریا ہے, لیکن میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کا جو مشن ہے وہ بڑا ہے, وہ مشن بڑا ہے, اور وہ تعلیمی جو استعداد ہے بچوں کی وہ بڑھانا چاہتے ہیں. ان کی جو کمپٹیٹیو ورلڈ میں یہ جو دنیا مقابلے کی دنیا ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگ بھی جو ہے نوجوان جو ہے آگے ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے پاس جو ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے پاس جو ہے ویژن زیادہ ہے, ڈیولپمنٹ زیادہ ہے, تجربہ کار ٹیم زیادہ ہے آزاد کشمیر کے اندر, جس نے پہلے 2016 سے لے کے 2021 تک آزاد جموں کشمیر کے اندر ڈیلیور کیا. طارق صاحب یہ بتائے گا, پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کی ہے آزاد کشمیر الیکشنز کا, لیکن آپ ہی کے حلقے میں آصف محمود صاحب ہیں, ان سے میری بات چیت ہوئی, اگرچہ وہ انٹرویو پہ رضامند نہیں تھے, لیکن ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم بھمبر کی سطح پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے تمام کینڈیڈیٹس کو. دیکھیں انوار الحق نے پہلے الیکشن لڑا 2021 میں پی ٹی آئی کی طرف سے, جیت گیا نا سر. تو نہیں اس وقت زمانہ ہی اور تھا. اچھا زمانہ اور تھا, اب زمانہ بالکل مختلف ہے. یہاں کے نوجوان جو پہلے میں آپ سے بات گزارش کر رہا تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, امپورٹنٹ یہ, اور وہ ہے کہ جو فرسٹریشن ہے وہ بعض لوگوں نے اس خطے کے اندر بعض ایسے اوورسیز میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بعض ہیں زیادہ نہیں ہیں, کوئی اکثریت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ادم مچایا ہے اور پھر جو مارکا ہیک ہوا, جو آپریشن محسوس ہوا, اس میں جو کامیابی ہوئی, اس کے بعد کچھ معاملات ایسے تیزی سے آئے ہیں جس میں آزاد کشمیر کے اندر لا اینڈ آرڈر کو جو ہے فوکس کیا گیا اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ پاکستان کے ساتھ ہماری نظریاتی وابستگی اور جو ہمارا تعلق ہے وہ پاکستانیوں سے زیادہ مضبوط ہے. ہمارے آباء و اجداد نے جو یہ تعلق بنایا تھا اور اس کے لیے قربانیاں دی تھیں وہ بڑی معنی رکھتی تھیں, اور اب بھی پاکستان کے اندر 25,000 مہاجرین جو ہے موجود ہیں. پاکستانیوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ 25 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ پناہ دے رکھی ہے. فیسڈ الیکشن ہو رہے ہیں, پہلے فیز میں آپ لوگوں کے اضلاع کا ہو رہا ہے, پھر مظفر آباد اور پھر پونچھ کا پہلے ہو رہا ہے 33 میں سے 13 جی, مطلب میرپور ڈویژن کا, اور باقی پھر 2 یہ فیز جو الیکشنز ہیں یہ ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح؟ ان میں سے 13 سیٹیں اور 13 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں ہم دھڑلے کے ساتھ جیتیں گے پاکستان صاحب. لیکن ان سے میں جب پوچھا وہ ڈسپیوٹ کر رہے تھے, طارق فضل صاحب نے کہا 8, ان کا یہ پھر 13 بھی جیت سکتے ہیں. طارق فضل صاحب اور قاہرہ صاحب دونوں جو ہے نا وہ ایک اسلام آباد میں رہتے ہیں, ایک لالہ موسیٰ میں رہتے ہیں.
میں यहाँ बहुत ज्यादा आते जाते मैं हैं। आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स का जो है एक अहम सियासी कारकुन हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है, कोटली में क्या सूरत हाल है, मीरपुर में क्या सूरत हाल है और बिम्बर में क्या। बिम्बर के तो तीनों सीटें हम ले रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। मीरपुर की जो 4 हैं, 4 में से 3 जो है इंशाल्लाह अल्लाह के दावा कर रहे हैं आप ये ऑन एयर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाएँ, ऑन एयर लेके जाएँ। मुझे बताइए तारिक साहब कि ये 6 जो हैं वो सीटें हैं कोटली की, 6 में से 4 अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे इंशाल्लाह। टुवर्ड्स द एंड सर, इस दफ़ा अगर आपको लोग वोट देते तो आप ऐसा क्या करेंगे जो आपने माजी में नहीं किया? एक बुजुर्ग थे, वो सिटी में थे, मैंने कहा था मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा, वो नवाज शरीफ के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन वो कहते तारिक साहब से मैं मिलना चाहता हूँ, मुझसे मुलाकात का टाइम ही नहीं मिलता मुझको, उनसे भी मिल लीजिएगा। वो मेरे ख्याल में दुकान लगाते हैं फ्रूट की, बुजुर्ग थे। तो आप इस दफ़ा क्या करेंगे जो माजी में आपने नहीं किया अगर आपको वो लोग वोट देते हैं? तो है कि वो बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है। मैं अभी शहर में जा नहीं सका, अलबत्ता हमारी टीम जो है वो शहर के अंदर मौजूद है और वो कामकाज कर रही है, मैं भी मिलूंगा उनसे। मेरा तो यहाँ पे आना जाना है, जब मैं वजीर था तो तब भी मैं 2 दिन यहाँ पे रहता था, और अभी जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में आना जाना है मेरा, और बाज़ का हमारी मीटिंग्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तो आज़ाद कश्मीर को पहले इस्तेकाम देंगे, अभी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर करेंगे। आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी जो एक कज़िया है, उसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और फिर यूथ को राज़ी करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। तमाम कैंडिडेट्स को हमने कहा था आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मंजे हुए सियासतदान इस दफ़ा फिर इंतखाबी मैदान में जो हैं ये हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबी मार्का होगा। हमारे प्रोग्राम सच तो का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चौधरी तारिक फारूक, एहले बिम्बर। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं भिम्बर में और गुफ्तगू करेंगे यहाँ से इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं राजा मोहम्मद अयाज खान साहब, कि ये अपने कितने चांसेस देखते हैं सिलेक्शन में, अपनी कैंपेन किस तरह चला रहे हैं, और इनके मद्दे मुकाबिल बड़े सियासतदान भी हैं जो इस इलाके में एक वसी तजर्बा भी रखते हैं और अहम ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मेरे ख्याल में पहली मरतबा कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है, आप इसने इसका प्लेटफॉर्म चुना, क्या वजह बनी और आप क्यों कर इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? जी, मेरी इंतखाबात में हिस्सा लेने की एक ही वजह है कि हम ये जो हमारी ज़्यादातर बाशऊर लोग हैं वो इनकी सियासतदानों की पिछली 40 साल 45 साल कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। ना सिर्फ मुतमिन नहीं है बल्कि हमारी जो हमारे लोग हैं वो नाउमीद हो चुके हैं कि ये लोग जब दोबारा भी आएंगे तो इनकी कारकर्दगी ये रिकॉर्ड गवाह है कि ये बद से बदतर होती चली जा रही है। ना ये होना तो ये चाहिए कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आए, तो ऐसा नहीं है। हमारे लोगों में नाउमीदी है और ख़ुसूसन हमारा जो नौजवान तबका है, हमारे जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल ही नाउमीद हो चुके हैं इस निज़ाम से। ना तो उनके पास मुलाज़मतें हैं, ना ही यहाँ पे इदारों की कारकर्दगी मेरिट पे है, और इसी तरह जो और कबाहतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। करप्शन दिन ब दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है और उसकी सरपरस्ती यही लोग कर रहे हैं और बल्कि ये इसमें मुलविस हैं। और आप अपनी जो कैंपेन है वो किस तरह चला रहे हैं? डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, कैसे आउटरीच कर रहे हैं इन लोगों को? हम जी डोर टू डोर भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं और छोटे मोटे जलसे भी कर रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? जी शुक्र है। असल में हम कुछ हैंडीकैप्स हैं हमारे। एक तो ये है कि हमने बहुत लेट ये कैंपेन शुरू की, यानी वो 30-35, अभी हमें आज कोई 36वां 37वां दिन है। हमारे मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो 40 साल से हैं, 45 साल से, और तमाम रियासती अहम ओहदों पे वो रहे हैं। सदर भी वो रहे हैं, वज़ीर आज़म भी वो रहे हैं, सीनियर वज़ीर भी, स्पीकर भी, और उन्होंने अपने पंजे मजबूती से गाड़े हुए हैं इस निज़ाम में। तो हमने ये जिहाद के तौर पर इसको शुरू किया है जी, कि इंशाल्लाह हम जो बुराई है, बुराई का हम किसी की ज़ात हमारे उस पर नहीं है, हम उस पर तनकीद करते उसकी ज़ात है, लेकिन जो निज़ाम है, जो निज़ाम को इस चलाने वाले हैं, जो इस खराबियां हैं, उसके ख़िलाफ़ ये हमारा जिहाद है इंशाल्लाह। और लोग इन 35, 36, 37 दिनों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है माशाल्लाह बहुत से। और वो आप जानते हैं कि लोग यहाँ पे यानी हर आदमी, शरीफ आदमी डरता भी है कि जो उनके साथ वो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं या है, लेकिन उसके बावजूद
चूँकि जो इनको वोट देते हैं उनका भी वही असर होता है, जो नहीं देते उनका भी वही असर होता है। तो इंशाल्लाह हमारा, और ये हमने कोई छोड़ के भागना नहीं है, आइंदा भी इंशाल्लाह हम मैदान में रहेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी हुई है, बजाय इसके कि हम लेट के, मेरी बड़ी अच्छी अल्लाह का फजल है, ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन ये है कि मैंने कहा ये ज़िंदगी की ज़कात दी जाए और जो हम खाली बातें करते रहते हैं वो ना करें, कुछ करें जी। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमसे गुफ्तगू करते हैं राजा अयाज मोहम्मद खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अब देखते ही हैं कि 27 जुलाई को जब वोट पड़ेंगे तो जो अवाम है भिंबर की, वो किसको मुंतखब करते हैं और कौन जो है वो दोबारा यहाँ से मुंतखब होता है। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी साहब, जो बहसियत आज़ाद उम्मीदवार भिंबर LA7 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इनका आबाई हल्का है और यहाँ पर इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, माशाल्लाह इंतखाबी गहमा गहमी है, चंद दिन रह गए इलेक्शंस में, फेज वाइज इलेक्शंस हो रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? पहले मीरपुर डिवीजन में हो रहे हैं, यानी कि भिंबर, मीरपुर और कोटली में, पहले इस पे ज़रा अपनी राय दीजिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर आबादी के लिहाज से कोई इतना बड़ा खिता नहीं है जिसमें इलेक्शन फेज वाइज होने चाहिए थे। शायद मेरी राय से दोस्त इख्तलाफ करें, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी माहौल है, जिस तरह का यहाँ पे एजुकेशन का हाई रेट है, यहाँ अगर इंतखाबी अमल गुज़श्ता 70 में असम्बली बनी थी, 70 से लेकर 2026 तक ऑलमोस्ट 56 ईयर्स हैव पास्ट, ये कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन फेज वाइज हुए हैं। तो मुनासिब तो बात यही है कि आज़ाद कश्मीर में एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएँ, जो कि पिछले 56 साल की रवायत है। उसमें ये चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का आया था कि तमाम सियासी जमातों से इस हवाले से राय ली गई थी। बार के आपका नुक्ता नज़र है। मुझे बताइएगा अनवार साहब, लास्ट टाइम को जो इलेक्शन हुआ 2021 में, वो तो आपने एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ा, इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से क्यों कर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपको अपना माफिल ज़मीर बयान करना है तो मैं बिटवीन द लाइन सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि शायद जमाती सियासत जो है वो आपको लोगों की हकीकी तर्जमानी करने में आज़ाद कश्मीर में एक महदूद सी रुकावट डालती है। आप महदूद पॉलिसी से बाहर खुल के बात नहीं कर सकते। इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि रियासत की अवाम किसी और तरफ चल रही है और रियासत की सियासी क़यादत जो है वो दूसरी जानब गामज़न है। ये जो टकराव है, ये खुदा न खास्ता अगर इसमें खलीज में मज़ीद इजाफा होता है तो ना ये जमहूरियत के लिए खुश आइंद है, ना आज़ाद कश्मीर के लिए। और मेरी तो महज एक काविश है जिस पर मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। मेरे वालदैन, मैं, मेरा दादा परदादा नज़रिया इलाके पाकिस्तान के दाई थे, और वो कोई भी काविश जो पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर करती है, अगर वो किसी जमाती डिसिप्लिन में आती है वक्ती तौर पर मफादात की खातिर, यहाँ हुकूमतों में जाने की खातिर, मैं समझता हूँ बतौर आज़ाद उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी जुर्रत इज़हार और गुफ्तार दी है कि हर वो फेल जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने का बायस बनता है, उसके ऊपर एक तमीरी तनकीद करना मैं हक समझता हूँ। और मेरी बात मेरे लोगों के साथ है, वो बड़ी फराखदिली से सुनते हैं। अच्छा ये बताएगा कि यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है, शख्सियात की बात होती है, आप बहसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, चौधरी तारिक फारूक साहब लड़ रहे हैं सेक्रेटरी जनरल PMLN के, तो शख्सियात के गिर्द वोटर्स घूमते हैं, नज़रियात पे वोट देते हैं, कारकर्दगी पे देते हैं, या जमाती बुनियादों पर वोट देते हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर को आप आइसोलेशन में देख नहीं सकते। ये कोई जजीरा तो है नहीं है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। तो जब वहाँ जो ट्रेंड्स होते हैं वही ऑलमोस्ट यहाँ फॉलो करते हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, नून इक़्तिदार में है, तो इससे हट के मैं समझता हूँ कि इन दो जमातों के मुखालिफ होकर इंतखाब लड़ना, इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, वो अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है। और मेरी मजबूरी ये है कि मैं इंतखाब अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ता। मैं आज़ाद कश्मीर का वाहिद सियासी कारकुन हूँ जिसने ना बतौर वज़ीर आज़म पे पेंशन ली, जो मुराद से पाक है। मेरा रिश्ता लोगों के साथ है। अगर ज़ाती तौर पर मुझे ये इजाज़त होती और ये लोगों की मोहब्बत मेरी मजबूरी ना बनती, तो ये जो मौजूदा तफरीक है, मैं समझता हूँ कि ये 3 फेजेज़ में इंतखाब और फिर इसका हतमी नतीजा, मैं शायद इसका हिस्सा भी ना बनना पसंद करता। लेकिन चूँकि जमहूरी अमल में आप अपने मुखालिफ को फ्री हैंड नहीं दे सकते। अब लोगों की मोहब्बत है कि वो अगर साइकिल पे मोहर लगाएंगे और निकली कहीं और से जागे, तो ये एक तकलीफ दे अमल होगा। बाकी आपने देख लिया है कि हल्के का माहौल क्या है, अवामी ट्रेंड क्या है।
لیکن چونکہ کچھ تلخ حقائق ہیں ہماری سیاست میں، اور میں تو یہی اللہ پاک سے دعا کر سکتا ہوں کہ ان تلخ حقائق کا شکار مجھے یا میرے لوگوں کو نہ بنایا جائے۔ جماعتی بنیادوں پہ دو بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ میدان میں اتری ہوئی ہیں، پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ آپ کا ذکر کرتے کہ آپ کا خاندان اور طارق صاحب کا خاندان بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں، اب بھمبر میں نئی جو ہے تبدیلی آنی چاہیے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو خاندانی وراثت کی بات ہے، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ 66-67 سال میرے والد نے ان لوگوں کی خدمت کی، 35-36 سال مجھے ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ آزاد کشمیر کے ہر آئینی عہدے پہ میرے دستخط موجود ہیں۔ میں وزیر اعظم ان اپوزڈ پرائم منسٹر بنا آزاد کشمیر کا پہلی مرتبہ، کئی مرتبہ قائم مقام پریزیڈنٹ بنا، ان اپوزڈ ینگسٹ ایور اسپیکر بنا، 2 دفعہ بنا، وزیر رہا، چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رہا، یو نیم اٹ۔ تو اگر اب مجھے ریٹائر ہونا ہو تو میں 100% ہو سکتا ہوں، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ مغربی جمہوریت نہیں، یہاں پہ ٹرائبل قسم کی کلچر ہے، اور پھر جس جماعت کا جنرل سیکرٹری میرے خلاف مقابل میں ہے تو وہ یہاں پہ تو نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں، یہاں چونکہ بھمبر ہے، ایک ٹرائبل سا کلچر ہے، جو ہماری تحصیل سمانی ہے، وہاں پہ وہ استحکام پارٹی کے امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں، برنالے میں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہاں بیسیکلی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ آپ کی سابقہ جماعت پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، کیا سیاست الیکشن کا بائیکاٹ جو ہے وہ اس کا صحیح راستہ ہے؟ دیکھیے، اگر پی ٹی آئی کو بطور جماعت رجسٹر نہ کیا جائے اور انہوں نے آزاد ہی لڑنا ہے تو آزاد تو وہ اب بھی لڑ رہے ہیں، اس کا بھی بائیکاٹ کیا نا قیوم نیازی صاحب کا، جو میں بیان پڑھ رہا تھا کہ قیوم نیازی صاحب صدر ہیں، اب صدر تو جماعت کا بائیکاٹ کر کے آزاد نہیں لڑ سکتا، لیکن ان کا کوئی بھانجا بھتیجا لڑ رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو اپنی پولیٹیکل سپیس اگر آپ کسی اور کو دے دیں گے پھر آپ وہ واپس لے نہیں پائیں گے، چھوٹی سی جگہ آزاد کشمیر۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر امپارشل الیکشن کی شرط یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں ایک ہی دن انتخابی عمل کو مکمل کیا جاتا، تاکہ کسی بھی ڈویژن کی، کسی بھی مخصوص جماعت کی حمایت جو ہے وہ بقیہ ووٹرز کو اثر انداز نہ کرتی۔ تمام جماعتوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ فوج کی نگرانی کے تحت انتخابات ہوں، یہ بڑی وجہ بنی اکارڈنگ ٹو چیف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں انتخابات ہمیشہ فوج کی نگرانی میں ہوتے آئے ہیں، فوج وہ قومی سلامتی کا واحد ادارہ ہے کہ جو غیر متنازع ہے۔ اگر یہاں آزاد کشمیر میں مقامی انتظامیہ الیکشن کرائے تو پھر تو اس کو شام سے پہلے بھی کوئی نہیں مانے گا۔ اور چلتے ہوئے آپ نے بحیثیت وزیر اعظم، آپ سمجھتے ہیں اف یو لک بیک آپ نے اپنی پوزیشن کارکردگی سے جسٹیفائی کیا ہے؟ کچھ آپ کے ناقدین بھی ہمیں یہاں ملے، یہ تو آپ کے معترفین ہیں جن کے درمیان میں موجود ہوں۔ یہ سر کہ 2 سال اور 6 ماہ میں میرا خیال ہے 5 مرتبہ ایکشن کمیٹی کے جو سٹرائکس تھیں اور ان کی جو ریلیز تھی اس کو میں نے فیس کیا۔ یہ جو آج آزاد کشمیر میں آپ کو بدحالی اور تباہی نظر آ رہی ہے یہ نہیں تھی، اور اگر جائیں گے آپ الحمدللہ آزاد کشمیر میں تو سابق وزیر اعظم کی بطور میرے سابق وزیر اعظم کی کارکردگی لوگوں سے ضرور پوچھیے گا۔ میں نے اسمبلی میں اپنی آخری سپیچ کی تھی کہ یاد آئے گی میرے جانے کے بعد۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، دن بھر ہم نے بھمبر میں جو انتخابی سرگرمیاں ہیں اس کا احاطہ کیا، اور جو عوام کی آراء ہے، جو مختلف امیدواروں کے نعرے ہیں، بیانیہ ہے، وہ آپ تک پہنچایا۔ نچوڑ یہ ہے کہ بھمبر میں انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلائی جا رہی ہے جو کہ خوشائند ہے، اور یہاں کی عوام، چاہے وہ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے بہت زیادہ لک فارورڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی نقطہ عام ہے کہ یہاں پر ووٹرز کی آگاہی کافی زیادہ ہے، اور وہ اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ کس نے کیا کارکردگی دکھائی، کس کا کیا نعرہ ہے، جو مختلف امیدوار ہیں ان کی کیا ماضی میں پوزیشن رہی ہے۔ تو بڑا اہم ضلع اس لحاظ سے کہ یہاں سابق وزیر اعظم بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی بھی میدان میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی۔ اور ایک اور بات جو ہے جو یہاں آ کر پتہ چلی کہ پی ٹی آئی نے تو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور اپنی کنوینسنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تاثر بھی ذیل ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے، وہ بہت زیادہ گراؤنڈ پہ یہاں موجود ہیں اور اپنی کنوینسنگ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جو ہے وہ تمام جو گفتگو ہوئی اس سے اندازہ لگانا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ کتنے بھرپور انداز میں ہو رہے ہیں۔ مجھے سید انوار الحسن کو سچ تو ہے کہ پروگرام ٹیم کے ساتھ بھمبر آزاد کشمیر سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔